फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करता हूं और इस कॉन्सेप्ट को आप अगर समझ लेते हैं तो समझो आपका स्टॉक प्रोसेस सिलेक्शन में आप 70% आप करेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो मतलब 70% लड़ाई आप जीत चुके हैं। तो फ्रेंड्स, सीधा चलते हैं वीडियो पे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी कंपनी का मैं नाम लूँगा दैट इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे सेक्टोरियल रोटेशन के बारे में कि सेक्टर रोटेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस से भी पहले। अगर हम बॉटम्स अप भी स्टॉक्स को पिक कर रहे हैं, मतलब अगर कोई रियल एस्टेट सेक्टर से या आईटी सेक्टर से कोई भी स्टॉक को पिक कर रहे हैं, तो उससे पहले टॉप डाउन सेक्टोरियल एनालिसिस क्यों ज़रूरी होता है। देखो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है बुक का हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स बाय विलियम ओनिल। तो इसमें इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि जो भी मतलब कॉमन स्टॉक्स हैं, कोई भी एक इंडेक्स है, मतलब निफ्टी बैंक इंडेक्स का कोई स्टॉक हो गया, चाहे रियलिटी इंडेक्स का, चाहे आईटी इंडेक्स का। ठीक है, तो वो क्या होता है, ज़्यादातर समय वो ग्रुप में मूव करते हैं, मतलब टेल विंड्स आई रहती है, सेक्टोरियल टेल विंड्स आई रहती है, तभी मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स मतलब उस सेक्टर से मल्टी बैगर रिटर्न्स दिया है पास्ट में भी। मैं एग्जांपल में भी बताऊंगा, डिटेल में सभी इंडेक्स का मैं एग्जांपल में बताऊंगा। तो देखो, इनकी छोटा सा मैं रीड कर देता हूँ। कॉमन स्टॉक्स लाइक पीपल टेंड टू मूव इन ग्रुप्स, मतलब स्टॉक्स भी लोगों की तरह ग्रुप्स में ही मूव करना पसंद करते हैं। जैसे कभी होता है, कभी रैली आती है आईटी इंडेक्स की, कभी आती है बैंक इंडेक्स की, कभी रियलिटी इंडेक्स की। आपको मैं दिखाता हूँ एग्जांपल के साथ भी। और इनका एक और छोटा सा मैं आपको, जस्ट अ सेकेंड, एक और देखो। देखो क्या है, जैसे इन्होंने बताया कि 1963 में जब मतलब एयरप्लेन वगैरह का जो दौर आया था यूएस में, तो 1963 से 1965 तक एयरलाइन स्टॉक्स ने बहुत मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए थे, मतलब एयरलाइन स्टॉक्स आल्सो फ्लू। उसके बाद आप देखोगे तो जैसे ही मतलब एयरलाइंस में मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड आई और सब लोग यूज़ किए, तो उसमें पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ गया, तो उसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ होटल की भी, मतलब जो होटल्स के भी जो जितने सेक्टर थे या जितनी कंपनियां थी, उनको शॉर्टेज होने लगे स्पेस की, तो उस समय होटल सेक्टर ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया। तो चीज़ें ऐसे ही काम करती, हमको सेक्टोरियल टेल विंड्स ढूंढना पड़ता है फ्रेंड्स। कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले हमको देखना है कि उस सेक्टर में टेल विंड्स है या नहीं, और मतलब ऐसा क्या हो रहा है सेक्टर में। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखो, कभी कोई सेक्टर, जैसे कोविड में आप बोल लो बाकी सब सेक्टर डाउन थे, एयरलाइन, होटल, तो फिर हमारे फार्मा सेक्टर की बूम थी। तो इनका एक, इसी से मैं एक और लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ। पेज नंबर 123। हाँ, देखो कि मतलब ऐसा कोई समय नहीं रहता जब डल मार्केट या बियर मार्केट रहता है। हर समय कहीं ना कहीं पैसा बन रहा होता है। हमारी क्यूरियोसिटी है कि हम कितना मतलब क्यूरियस होके चीज़ें खोज रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ खोज रहे हैं। मतलब जैसे कि हम एक कहावत है कि जितने ज़्यादा पत्थर आप टर्न करोगे उतनी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आप कितना इंट्यूटिवली आप सर्च कर रहे हो। तो इनका वही कहना था कि 67% ऑफ विनर्स आर पार्ट ऑफ ग्रुप मूवर्स। मतलब अगर कोई स्टॉक में मल्टी बैगर रिटर्न बन रहा है, तो 70% टाइम तो वो देखो वो सेक्टोरियल टेल विंड्स के कारण उसमें पैसा बना है। मतलब 1/3 टाइम तो मतलब आप समझ लो कि आप अच्छा सेक्टर चूज कर लिए, तो आप 70% तो आप अपने प्रोसेस में राइट हो गए फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अब एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे ये तो इनकी बुक थी, इन्होंने इसमें दिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 1953 से 54 में एरोस्पेस, बिल्डिंग, पेपर, स्टील, ये सब में टेलमेंट्स थे। उसके बाद 58 में आप देखोगे बॉलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, पब्लिशिंग, फिर 59 में वेंडिंग मशीन्स, फिर 60 में फूड, 63 में एयरलाइंस जो हमने बात की एग्जांपल के बारे में, फिर एरोस्पेस, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, बिल्डिंग्स।
ठीक है, गोल्ड सिल्वर ऐसे ऐसे एक्सेट्रा अलग अलग पूरा डिटेल दिया इन्होंने। अब देखो आप बोलोगे ये तो यार आप यूएस की बात कर रहे हो, ठीक है, वहाँ यहाँ के मार्केट में बहुत फ़र्क है। मैं आपको चलो इंडियन एग्जांपल्स में अब चलते हैं, हम इंडिया के भी एग्जांपल्स में आपको दिखाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा है ट्रेडिंग व्यू, मैंने खोल रखा है। ट्रेडिंग व्यू में ये है पीएसयू बैंक्स का, मतलब पीएसयू बैंक्स का इंडेक्स है। जैसे बहुत सारे जो भी सब ऑलमोस्ट सभी पीएसयू बैंक, मतलब कैनरा बैंक चाहे इंडियन बैंक एक्सेट्रा, जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स है उसका ये इंडेक्स बना हुआ है। तो इसमें मैंने ओपन किया है, जस्ट अ सेकेंड। इसमें मैंने ओपन किया, देखो चार्ट है ये इनका। फ्रेंड्स जस्ट अ सेकेंड, अपग्रेडेशन के लिए मांग रहा है, बट मैंने तो कोई इसमें डाला नहीं है। तो हाँ, अब देखिएगा, इसमें जो है पीएसयू बैंक्स लास्ट में 2000 मतलब 10 के आसपास जो इसका प्राइस था पूरे इंडेक्स का, वो आप देखोगे कब क्रॉस हुआ है, 2022 के बाद। मतलब अगर हम कोई मतलब एज अ वैल्यू इन्वेस्टिंग, अगर हम देखो, मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग को भी यूसेज को भी बताऊंगा कि कैसे हम वैल्यू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, लेकिन उसमें भी हम क्या कैसे प्ले करेंगे, मतलब टेक्निकल्स को कैसे यूज़ करेंगे और कैसे कब उसमें रिटर्न बनते हैं। नहीं तो फंडामेंटल अगर आप इन्वेस्टर हो, आप ले के बैठे हुए हो, तो सालों साल बस लॉन्ग टर्म जो जो सब जगह स्टोरी बिकती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कब फ्रूटफुल होती है, आप देखिएगा पूरा वीडियो में। 2010 तक देखो, ये जो इसका प्राइस था ये 2022 के बाद ब्रेकआउट हुआ है। मतलब अगर कोई पैसा लगाया रहता अपना 1 लाख रुपए, तो उसका 1 लाख रुपए एज इट इज़ पड़े रहता। रिटर्न्स कब बने, 2021 में जब पीएसयू बैंक्स की रैली आई, तो आप देखोगे सभी पीएसयू बैंक्स एक साथ चले। बहुत सारे बैंक्सों ने बहुत अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न बना के दिए 2021 से लेके उसके बाद 24, उसके बाद यहाँ पे गिरावट होना शुरू हुई। देखो यहाँ से चार्ट टर्न हुआ, ये 30 वीकली ईएमए का चार्ट है, यहाँ से चार्ट में टर्न हुआ था। ये तो हो गया पीएसयू बैंक का। और दिखाता हूँ मैं आपको इंडेक्सेस। ये देखिए ऑटो इंडेक्स का फ्रेंड्स, ऑटो इंडेक्स में भी सेम कहानी, ठीक है। ऑटो इंडेक्स का भी आप देखो लगभग लगभग 2010 से जो चल रहा था, मतलब ग्राफ देखोगे आप यहाँ पे, ठीक है, अप ट्रेंड है। उसके बाद यहाँ से लेके सिंपल 17, यहाँ हम देख लेते हैं 2000, अगर 16-17 के आसपास आपने पैसा डाला होता तो 2023 तक कोई रिटर्न नहीं दिया ऑटो इंडेक्स ने भी। उसके बाद रैली जो आई, मतलब ट्रिगर्स क्या होता है अल्टीमेटली, देखो ट्रिगर तो फंडामेंटली होता है, जो भी कैटलिस्ट प्ले होता है अल्टीमेटली अर्निंग्स में ग्रोथ आ रही होती है पूरे एज इट इज़ पूरे सेक्टर में। टेलविंड्स का मतलब हर कंपनी में डिमांड रहता है ऐसा, जो भी कैटलिस्ट प्ले आउट होता है कि ठीक है, सब जगह अब मान लो तेज़ी से कार कार का दौर आ गया और कार की शॉर्टेज आ गई, फिर ऑटो वाले जितने सबको पार्ट्स की ज़रूरत पड़ी, तो काइंड ऑफ अलग अलग उसके तो देखो बहुत सारे अलग अलग कैटलिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। प्ले तो फंडामेंटल ट्रिगर ही होता है, अर्निंग्स ही एट लास्ट, प्राइस इज व्हाट स्लेव ऑफ अर्निंग्स, ठीक है। तो 2016-17 के बाद से 2022-23 तक देखो इन्होंने कोई रिटर्न नहीं दिया। उसके बाद यहाँ से जब अप ट्रेंड चालू हुआ तो शार्प 23 में 1208 12,800 का इंडेक्स सीधा सीधा डबल हो गया विद इन अ स्पान ऑफ अराउंड 1 and 5 years, ठीक है। अब और देख लेते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स, देखो बहुत लोगों का फेवरेट। अब देखो निफ्टी आईटी इंडेक्स का आप देखोगे तो ये जो था ऑलमोस्ट, सॉरी फ्रेंड्स, जस्ट अ सेकेंड, निफ्टी आईटी इंडेक्स, देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स इसने 2014-15 से लेके 20 तक कोई रिटर्न नहीं था।
उसके बाद जब 20 से बूम स्टार्ट हुआ तो 2020 से ऑलमोस्ट टिल 22 तक, मतलब 2 साल में ही, विद इन अ स्पान ऑफ 2 ईयर्स आप देखोगे इसका इसका लगभग 14,000 का जो प्राइस है ऑलमोस्ट 38,000, मतलब 2.53 टाइम्स के आसपास। ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, फार्मा इंडेक्स में हम बात करते हैं। फार्मा इंडेक्स 2014 के आसपास, मतलब देखो इसमें पहली एक रैली आई थी 2011 से लेके 14-15 में, बहुत अच्छी खासी, ऑलमोस्ट डबल हो गया था। ठीक है। फिर 15 से लेके ये 21 तक इसने ब्रेकआउट तक नहीं किया था। मतलब अगर हम यहाँ पैसा डाले होते, ठीक है, तो 12,000 के आसपास ये जो इसका प्राइस है 12,000, ये 21 के बाद ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद हाँ, मतलब यहाँ से अपने को तो कोविड जैसी आया 2020 से लेके यहाँ पे रैली आई यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद जस्ट ये स्टार्ट हुई 23-24 के बाद ये रैली आई, विद इन ईयर, वन ईयर के अंदर ही, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया ये। ठीक है। तो ये फार्मा इंडेक्स, मतलब इन एंड ऑल, जैसे मेटल इंडेक्स की हम बात करें, मेटल इंडेक्स तो बहुत सालों तक सोया हुआ था, 2012-11 से लेके ऑलमोस्ट लगभग आप देखोगे 21 तक नो रिटर्न्स। अगर यहाँ पे आपने पैसा डाला होता तो 2021 तक इसके कोई रिटर्न नहीं रहते। उसके बाद ये जो स्टार्ट हुआ है जो रैली 2000 से लेके सीधा जंप की है 4 ईयर में 4 टाइम्स, लगभग 2000 से इंडेक्स हो गया अराउंड 5 टाइम्स, 9,000 के आसपास आ गया था। फिर यहाँ से स्लैग चालू हुआ। तो मतलब ये है कि सेक्टोरियल रोटेशन आप देखोगे कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर मेटल की कोई कंपनी आप यहाँ पे परचेस करते, यहाँ भी परचेस करते, तो 5-6-7 साल आपको बैठना पड़ता। अब यहाँ पे देखो सेक्टर रोटेशन हुआ है, टर्न हुआ है। ठीक है। कोई भी ऐसा फंडामेंटल ट्रिगर प्ले आउट हुआ है, फंडामेंटल ट्रिगर प्ले आउट होने के बाद मतलब अर्निंग्स में ग्रोथ आई है, और सभी जो कंपनियां हैं मेटल की, उसमें अलग अलग मतलब ग्रोथ ट्रिगर्स। फिर इसने शार्प एक रैली रही अल्टीमेटली है। अब देखो प्राइवेट बैंक का जो है मैं आपको उसका भी दिखाता हूँ। रियलिटी इंडेक्स का मैं एक्चुअली आपको दिखाना चाह रहा था, बहुत समय से मैं यही सर्च कर रहा था। निफ्टी रियलिटी का आप देखोगे तो निफ्टी रियलिटी का देखो 2007-8 में जो बबल आया था, उसके बाद सबसे डीपली सिक्लिकल जो सेक्टर है, मतलब 2007-8 के बाद इसके कोई रिटर्न नहीं। ये जो ब्रेकआउट अब हमको दिखने को मिल रहा है अभी 2024-25 में, ऑल टाइम हाई को अभी भी टच नहीं किया है। तो मतलब आप देखो, यहाँ कहीं आप पैसा डाले रहते तो आपको कितने साल वेट करना पड़ता है। ठीक है। तो आप अब आई थिंक मतलब आपको क्लियर हो रहा है कि कितना ज़रूरी है सेक्टोरियल रोटेशन की स्टडी, कि हमको देखना कि कौन से सेक्टर्स में क्या चल रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब आपने अगर यहाँ पैसा डाला होता रियल एस्टेट में 2023 से जो इसकी बुल रैली चालू हुई, वो सीधा सीधा यहाँ से 2025, मतलब लगभग एक अच्छी खासी मैसिव रैली रही। और अभी भी अर्निंग्स मोमेंटम बहुत अच्छा है। मतलब आप देखोगे, मैं अलग अलग कंपनी को भी दिखाता हूँ आपको रियल एस्टेट से। एक देखो, ये प्रेस्टीज एस्टेट का चार्ट है। यहाँ से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 23 में इसका जैसे ट्रिगर प्ले आउट हुआ, ट्रिगर प्ले आउट होने के बाद देखो ये सीधा बहुत अच्छी रैली रही है ना। और अब देखो कि शोभा लिमिटेड से यहाँ भी देखो ऑलमोस्ट जो हमने प्रेस्टीज में देखा 2023 के आसपास, फिर बहुत अच्छी रैली रही। मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर इमीडिएट देखोगे ना चार्ट में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये शोभा का चार्ट है या प्रेस्टीज का चार्ट है। सब चार्ट एक जैसे ही लगेंगे। अब देखो डीएलएफ का चार्ट में दिखाता हूँ आपको। डीएलएफ में देखो यहाँ पे इतना मैसिव मतलब इतने ओवर वैल्यूएशंस थे कि इसको लगभग 15-16 साल लगे वापस ब्रेकआउट आने में। अब यहाँ इसकी भी मैसिव रैली 2023 के आसपास। ठीक है। इसका भी शॉर्ट चार्ट आप देखोगे तो आपको यही दिखेगा कि मतलब आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि रियल एस्टेट की कौन सी कंपनी है। मतलब ट्रेंड इतना सिमिलर है लगभग इतनी सारी कंपनीज में, जैसे हमने देखा। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स,
अब अपना काम क्या है कि अपने को इतना तो समझ में आ गया कि सेक्टरियल रोटेशन को नेग्लेक्ट नहीं करना है ना। अभी क्या होता है कि जैसे अब हम चलते हैं कुछ प्राइवेट बैंक्स, मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीनर में चलते हैं एक बार अपन। जैसे कोटेक का अपन ओपन करते हैं, ठीक है, एचडीएफसी का ओपन कर लेते हैं। अभी आप बोलोगे देखो एचडीएफसी बैंक अंडर वैल्यूड है, वैल्यू बाय है, वैल्यू बाय है, वैल्यू बाय है, सब 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 जगह वही चलता रहता है, अंडर वैल्यूड है, वैल्यू बाय है। तो भाई मतलब इसका स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो रिटर्न भी तो नहीं दे रहा। आप देखो 21 से लेके 4 साल तक स्टॉक वहीं वहीं घूम रहा है, ठीक है। ये हो गया एचडीएफसी का। अब मैं कोटेक का दिखाता हूँ आपको। कोटेक का आप चार्ट देखोगे तो उसका भी लगभग सिमिलर चार्ट है। कोटेक का भी 21 से लेके 25 तक मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहा। इसमें भी अंडर वैल्यूड है, लेकिन अंडर वैल्यूड है तो मार्केट उसको कब रिकॉग्नाइज कर रहा है, कब अर्निंग्स की ट्रिगर आ रही है, क्या ऐसा कैटलिस्ट प्ले आउट हो रहा है, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अब देखो आपको अगर भाई देखो अल्टीमेटली नियम, पैसा बनाने का नियम कहाँ है, जहाँ लिक्विडिटी फ्लो होगी वहीं पैसा बनेगा। मैं आपको बता दूँ, स्टैनले जो ड्रकन मिलर है, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, एक बार मैं आपको दिखाता भी हूँ इनका। ये इन्होंने 30% 31% CAGR से पैसा बनाया है अपने लाइफ में। तो ये इन्होंने क्या कहा था कि अगर मतलब जहाँ लिक्विडिटी जाएगी पैसा वहीं जाएगा। लिक्विडिटी कब जाएगी, जब कोई अंडर वैल्यूड सेक्टर में या अंडर वैल्यूड कोई भी स्टॉक में, वो जब मार्केट उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हाँ ऐसी क्या अर्निंग्स की ट्रिगर आ रही है, तभी उसमें पैसा बनेगा। नहीं तो वैल्यू बाय करना है, डीप वैल्यू बाय करना है, तो भाई अगर इतना पेशेंस है तो 5-5 10-10 साल अपना अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपने पैसे को फंसा के रख सकते हो, तो आप वेल एंड गुड, ठीक है। तो ये हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस करना है, वैल्यूएशंस चेक करना है, नो डाउट। बॉटम अप्स हमको देखना है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, हम सेक्टोरियल टेलविंड्स फाइंड कर रहे होते हैं तो कई बार हम मिडवे में रहते हैं कि जैसे क्या है, अभी जैसे मैं कुछ हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी को आपको दिखाता हूँ। हाउसिंग फाइनेंस की जो कंपनी है, एक मिनट फ्रेंड्स, इसके चार्ट में मैं ले चलता हूँ आपको। देखो अभी हाउसिंग फाइनेंस की जो कंपनियां हैं, इन्होंने बहुत अच्छे मैसिव बुल रन आई, उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड आया, ठीक है। मतलब वही साइकिल वाला ही प्ले आउट है। तो उसके बाद जैसे अभी यहाँ पे चल रहा है, ये अभी जो दौर है 23 24 25 के आसपास, ये हो गया आवास फाइनेंस का, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इंडिया शेल्टर, इंडिया शेल्टर कॉरपोरेशन का, ठीक है। अब देखो 23 24 25 के बाद से इंडिया शेल्टर हो गया। होम फर्स्ट फाइनेंस का तो बहुत IPO बहुत रिसेंट ही था, तो हाँ इसमें भी चार्ट है, सॉरी 2021 का है। तो ये जैसे अल्टीमेटली ये सब ग्राफ दिखाने का मतलब ये था कि अगर आप देख रहे हो कि सेक्टोरियल टेलविंड्स चल रही हैं, मतलब अभी हाउसिंग फाइनेंस में डिमांड है, सब जगह ग्रोथ है, हम अलग अलग सब कंपनीज को देखें, ठीक है। 23 से ऑलमोस्ट इंडिया शेल्टर का भी, आवास का भी, होम फर्स्ट का भी मैंने आपको दिखाया। तो अगर हम मिडवे में, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हम मिडवे में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कोई भी सेक्टोरियल टेलमेंट्स को भी, है ना, तो उसके बाद हम बॉटम्स अप पिकिंग करेंगे, ठीक है। हम लेट हो जाते हैं अगर सेक्टोरियल टेलमेंट्स फाइंड आउट करने में भी। बाकी देखो अगर आप वीकली मंथली ट्रैक करोगे, मतलब रिसेंटली मतलब हर स्टॉक्स के या कंपनीज के हर सेक्टर के आप स्टडी करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लेट हो जाओगे सेक्टोरियल टेलविंड्स को फाइंड आउट करने में। लेकिन मान लीजिए अगर थोड़ा सा स्टेज टू, थोड़ा सा मतलब स्टेज टू इन द सेंस मतलब अप ट्रेंड में आप थोड़ा सा लेट भी देखे, तो उसके बाद आप अपनी कंपनीज को अलग अलग पढ़ो, आइडेंटिफाई करो, बॉटम्स अप पिकिंग करो, देखो क्या वैल्यूएशंस हैं, किस में क्या है, फिर आप ऐसे ऐसे मतलब आपका स्टॉक पिकिंग प्रोसेस एनहेंस होगा। तो फ्रेंड्स आई होप क्लियर है आपको। जैसे एक एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ, अभी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट है ये,
ठीक है। एयू स्मॉल फाइनेंस का देखो, इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक में बहुत अच्छी रैली आई थी 2021 से लेके ऑलमोस्ट 23-24 तक, ठीक है। उसके बाद डाउन ट्रेंड में चले गया। ये एयू का चार्ट है, और इकोटैस का भी आपको चार्ट सिमिलर दिखेगा। देखो मैं क्या बोला कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, चार्ट ही नहीं पहचान पाओगे। 22-23 से लेके 24 तक अप ट्रेंड रहा, बहुत अच्छी रैली रही। उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड आ गया, इक्विटीज में भी स्मॉल, और एयू स्मॉल फाइनेंस में भी। मतलब सेक्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, सब कंपनी ख़राब कर रही थी, अल्टीमेटली अर्निंग्स उतनी अच्छी नहीं आ रही थी, इसीलिए उसका स्टॉक प्राइस का मूवमेंट भी हमको नीचे की ओर दिखा। अब देखो क्या है, यहाँ से जैसे ये 30 वीकली ईएमए है, यहाँ से मतलब जैसे अभी रिजल्ट्स अच्छे आने लगे, माहौल हमको दिख रहा है। देखो कोई बायर सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट स्टडी के पर्पज़ के हिसाब से कलेक्शन इफिशिएंसी बढ़ रहा है सब स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ठीक है। और मतलब एक बेटर जो पॉलिसी वॉलिसी भी है आरबीआई की, वो सब में सुधार आ रहा है। तो यहाँ से अपने को दिख रहा है कि एक एक मतलब साइकिल टर्न होने की चांसेस है, अप ट्रेंड की ओर है वापस से। इसमें भी आपको दिखेगा एयू स्मॉल फाइनेंस में कि देखो इसका 30 वीकली ईएमआई को प्राइस ने क्रॉस किया है। उसके बाद इकोटेस में भी लगभग अभी अप ट्रेंड तो नहीं आया है जस्ट, बट और भी हम स्मॉल फाइनेंस की कंपनीज को ट्रैक करें और फिर फंडामेंटली स्टडी करें कि क्या ट्रिगर्स प्ले आउट हो रहा है, कैसा चल रहा है माहौल, क्या है सेक्टर में। इस हिसाब से आप बहुत ईजिली आप सेलेक्ट कर पाओगे, मतलब स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस आपका ईजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो क्लियर है सेक्टोरियल रोटेशन का क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, और इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम और मिलेंगे आपसे फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद।